हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन राजस्थान रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग एंड चॉइस फिलिंग में जो बच्चों के कॉमन डाउट्स है उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे हमारे पास मैसेजेस आए हुए हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है फॉर्म फिलिंग के अंदर, हमें क्या क्या भरना चाहिए, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में क्या भरना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में क्या भरना चाहिए, कैटेगरी ऑल इंडिया में अलग है, स्टेट में अलग है, क्या करना चाहिए, सिक्योरिटी मनी कैसे पे करनी है। ये सारे डाउट्स हैं, 15 से 16 डाउट्स हमने एग्रीगेट किए हैं और इस वीडियो में वो सारे सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर काउंसलर का जो पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है उस पर अभी 10% का ऑफर चल रहा है। तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके पेड काउंसलिंग में एनरोल करवा सकते हैं। आपको एक बेस्ट अपनी रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट बना के दी जाएगी। हर राउंड में आपको गाइड किया जाएगा, स्ट्रेटेजी आपको बना के दी जाएगी कैसे आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग मैनेज करनी है। तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे दोनों प्लान है, बेसिक और प्रीमियम, जो भी आपको सूटेबल लगे परचेज कर सकते हो। फीचर्स स्क्रीन पे दे रखे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो कॉमन डाउट है वो क्या है कि रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी मनी कितनी है और कब देनी है। बच्चे पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी मनी कितनी है और कब देनी है। देखो रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी मनी अलग अलग है। रजिस्ट्रेशन फीस है वो नॉन रिफंडेबल होती है, आपको वापस नहीं मिलती है। सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल होती है जो आपको वापस मिलती है। रजिस्ट्रेशन फीस 2500 रुपये है और 1500 रुपये है, दो टाइप की है। 2500 रुपये किस कैंडिडेट के लिए हैं? जो जनरल में आता है, जो ओबीसी में आता है, जो ईडब्ल्यूएस में आता है, जो एमबीसी में आता है। ये चार कैटेगरी के लिए 2500 रुपये है। और 1500 रुपये किन के लिए हैं? एससी के लिए है, एसटी के लिए है और एसटीए के लिए है। ये तीन कैटेगरी के लिए 1500 रुपये फ़ीस है। तो ये हो गई रजिस्ट्रेशन फ़ीस। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको अभी देनी है, 1 अगस्त तक लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों कंप्लीट करने हैं। पार्ट 1 करोगे कंप्लीट, उसके लास्ट में आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो मांग लेगा, आपको पेमेंट कर देना है। सिक्योरिटी मनी आपको अभी जमा नहीं करानी है। सिक्योरिटी मनी जस्ट चॉइस फिलिंग से पहले चाहिए होती है। चॉइस फिलिंग आप करोगे उससे जस्ट पहले चाहिए। और चॉइस फिलिंग कब होगी? 5 अगस्त से लेके 7 अगस्त के बीच में होने वाली है। उससे पहले आप चॉइस फिलिंग करोगे ना तो उससे पहले सिक्योरिटी मनी वो मांग लेगा आपसे। सिक्योरिटी मनी कितनी है? गवर्नमेंट सीट के लिए 50,000 है, मैनेजमेंट सीट के लिए 2 लाख है। गवर्नमेंट मैनेजमेंट जो सेमी गवर्नमेंट सीट होती है उनके लिए 2 लाख है। और 5 लाख रुपए एनआरआई वाले बच्चों के लिए एंड अपने प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, ये चीज़ है। और 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है किन के लिए? जो प्राइवेट की काउंसलिंग कराना चाहते हैं बीडीएस की, और गवर्नमेंट की काउंसलिंग कराना चाहते हैं बीडीएस की। यानी बीडीएस वालों के लिए 10,000 है, चाहे गवर्नमेंट कराओ चाहे प्राइवेट कराओ। फिर नेक्स्ट जो डाउट आता है, बैंक पासबुक और कैंसल्ड चेक जो अपलोड करवा रहे हैं और डिटेल मांग रहे हैं, उसी अकाउंट का लगाना है क्या जिससे सिक्योरिटी मनी देनी है? ज़रूरी नहीं है, नो। आप किसी की भी बैंक पासबुक लगा सकते हैं अपने फैमिली में से, किसी का भी कैंसल्ड चेक लगा सकते हैं। इन दोनों में से एक ही चीज़ लगानी है। कैंसल्ड चेक कोई भी चेक है ना, उस पर आप एक क्रॉस का निशान ऐसे लगा दीजिए सीधा और कैंसल्ड लिख दीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। क्योंकि अकाउंट नंबर लिखे होते हैं, आईएफएससी कोड लिखे होते हैं और बैंकिंग नेम लिखा होता है, वो चाहिए होता है उनको। तो बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज या कैंसिल चेक कोई भी अपलोड कर सकते हैं। बच्चे का हो वो भी चल जाएगा, फादर का हो वो भी चल जाएगा, मदर का हो वो भी चल जाएगा। सिक्योरिटी मनी आप किसी भी अकाउंट से दे सकते हो, ये दोनों रिलेटेड होना ज़रूरी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये क्यों मांगा जाता है आपसे? क्योंकि सिक्योरिटी मनी जिस अकाउंट से कटेगी ना उसी अकाउंट में आएगी। लेकिन मान लो कई बार इसमें कोई एरर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर जो ये बैकअप अकाउंट आपसे मांगा है इसमें वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये किसी का भी आप दे सकते हो। अगर मैं फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करूं तो क्या सेकंड राउंड में कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। आप सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप चाहो तो थर्ड में कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में से एक बार ही करना है। कोई से में आप कर सकते हो। में करते हो तो सेकंड थर्ड में करने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड में करते हो तो थर्ड में करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार आपको करना है। सिक्योरिटी मनी आपकी फॉरफिट हो जाती है, राउंड 2 में आप सीट छोड़ते हो, फिर आपको बाद में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शो नहीं हो रही, क्या करें? सबसे मेन डाउट है ईडब्ल्यूएस के बच्चों का। और एक डाउट और है कि मैंने फॉर्म जनरल कैटेगरी से भरा था, राजस्थान में मैं ईडब्ल्यूएस में आता हूँ, तो क्या मैं ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर सकता हूँ? ये दोनों को मैं साथ में ही बताने वाला हूँ। तो देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शो नहीं हो रही तो आप क्या कर रहे हो? फ्रंट पेज पे हो, वहाँ पे जनरल, ओबीसी सीएल, ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी ऐसे दी हुई है, एमबीसी सीएल, एमबीसी एनसीएल। तो उसके आगे आप बढ़ो, आप जनरल कैटेगरी चूज करो यहाँ पे। उसके आगे आप बढ़ो, फॉर्म के फर्स्ट पेज पे आपसे पूछ लेगा डू यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस, वहाँ पे आपको यस कर देना है। तो इसका आंसर मिल गया आपको। फिर नेक्स्ट
अपन ईडब्ल्यूएस में आते हैं। राजस्थान में ऑल इंडिया में आपने जनरल कैटेगरी फिल करी है, तो क्या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आप ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। डू यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, वहाँ पे यस कर देना, आपको इशू नहीं है। आप ऑल इंडिया में किसी में भी आते हो, स्टेट में आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का बेनिफिट आप ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्या है जिनका SC ST सर्टिफिकेट नहीं बना होता, OBC नहीं बना होता, वो ऑल इंडिया में जल्दबाजी में जनरल फिल कर देते हैं, तो वो बच्चे भी स्टेट में क्लेम कर सकते हैं अपनी कैटेगरी। क्योंकि देखो जो OBC के बच्चे होते हैं, गुज्जर कैटेगरी में जो आते हैं, गुज्जर वगैरह होते हैं, वो यहाँ MBC में होते हैं, तो ऑल इंडिया में तो उनको OBC भरना पड़ता है, लेकिन यहाँ MBC क्लेम कर सकते हैं। STA के बच्चे होते हैं जो अपने TSP एरिया के बच्चे होते हैं, वो भी STA यहाँ क्लेम कर सकते हैं। तो जनरल के बच्चे भी EWS क्लेम कर सकते हैं, बेशक कोई इशू नहीं आएगा। तो ये भी आपका प्रॉब्लम सोल्व है। ऑल इंडिया में कैटेगरी अलग होती है, स्टेट में अलग होती है। ऑल इंडिया में जो कैटेगरी भरी है वही रहने वाली है, ऑल इंडिया में चेंज नहीं होती है, स्टेट में चेंज हो जाती है। NRI वाले ऑप्शन में क्या भरना है, यस और नो। अब ये भी कॉमन डाउट है। NRI का एक ऑप्शन आ रहा है, डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर NRI सीट्स। तो यहाँ पे मैनेजमेंट वाले बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। जिनको गवर्नमेंट मैनेजमेंट सीट लेनी है ना, उनके क्या होता है, राउंड 3 के अंदर जो NRI सीट होती है वो गवर्नमेंट मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि सर हम यहाँ पे यस करें या नो करें। तो देखो नो ही करना है आपको। NRI सीट का मतलब वो NRI सीट है जो कन्वर्ट होने वाली नहीं है, जो नॉर्मल सीट ही रहने वाली है। जब ये राउंड 3 में NRI मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो जाती है तो उनको NRI बोलते नहीं, उनको मैनेजमेंट ही बोलते हैं। तो यहाँ पे नो ही करना है सभी बच्चों को। जो बच्चे प्रॉपर NRI का बेनिफिट लेना चाहते हैं, यानी जो 1.25 करोड़ की सीट है वो उठाना चाहते हैं, और जिनके पास NRI स्पॉन्सर है या जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है, उन्हीं को यस करना है, बाकी किसी भी बच्चे को यस नहीं करना है। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट की जगह क्या अपलोड करूं, क्या आगे भी बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी काउंसलिंग में? तो देखो बर्थ सर्टिफिकेट की जगह 10th की मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10th की करो चाहे बर्थ सर्टिफिकेट करो। 10th की मार्कशीट एक डेट ऑफ बर्थ का वैलिडेशन होता है। आगे आपको काउंसलिंग में ज़रूरत नहीं पड़ेगी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की, क्योंकि आपकी 10th की मार्कशीट चल जाती है। फिर नेक्स्ट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट क्या है और इसकी जगह क्या अपलोड करूँ? तो देखो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ये होता है, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए होते हैं फॉर्म में 1 से लेके 11 तक। एक डाउट ये भी है बच्चे को कि कौन सा क्राइटेरिया अपन को भरना है। तो देखो फर्स्ट क्राइटेरिया उन बच्चों को भरना है जो राजस्थान के ही हैं, राजस्थान में ही रह रहे हैं, शुरू से पढ़ाई भी यहीं हुई है, डोमिसाइल उनका बना हुआ है, तो ये कैटेगरी 1 में आते हैं। कैटेगरी 2 में वो बच्चे आते हैं जो राजस्थान के हैं, डोमिसाइल राजस्थान का बना हुआ है, लेकिन पढ़ाई उन्होंने बाहर से करी है किसी दूसरे स्टेट से, वो भी बेनिफिट ले सकते हैं। ये 2 ही मेन आते हैं। मोस्टली 99% कैंडिडेट इन्हीं 2 कैटेगरी में फॉल करते हैं। 11 कैटेगरी के अंदर होते हैं अदर स्टेट के बच्चे, और 3 से लेके 10 कैटेगरी तक अलग अलग कंडीशन है जो आप पढ़ लीजिएगा, हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। किसी में जो राजस्थान में जो सर्विसमैन होते हैं, डिफेंस वाले होते हैं, कोई जॉब में रहता है, 3 साल जॉब कर ली हो, ऐसे करके कुछ बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें भी आप फॉल करते हो, और दूसरे स्टेट के बच्चे हो लेकिन जॉब अपने फादर की या मदर की यहाँ पे लग रखी है, तो उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप अगर डोमिसाइल हो राजस्थान के तो फर्स्ट एंड सेकेंड ही सेलेक्ट करना है। फर्स्ट तब करना है जब आप डोमिसाइल हो, यहीं पर आपकी स्टडी हुई है। सेकेंड तब करना है जब आप यहीं के डोमिसाइल हो और आपकी स्टडी कहीं बाहर से हुई है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की जगह फर्स्ट एंड सेकंड वाले कैंडिडेट को डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, जो कि 10 साल वैलिड होता है राजस्थान में, यानी कि 2016 के बाद का आपका चल जाएगा। 2016 के बाद का जिसका बना हुआ है ना उसको चल जाएगा। तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की जगह क्या अपलोड करना है, डोमिसाइल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बार बार सर्वर डाउन आ रहा है, क्या करना चाहिए? ये सबसे मोस्ट कॉमन डाउट है, क्योंकि राजस्थान वाले हैं ना वो कामचोर हैं। राजस्थान के जो काउंसलिंग अथॉरिटी के हैं वो बहुत बड़े कामचोर हैं। 2-4-5 हज़ार की वेबसाइट बना के डाल दी घटिया सी, जो 500,000 बच्चों का लोड भी नहीं सह पाती। मुश्किल से 12-13 हज़ार बच्चे ही तो राजस्थान में पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके लिए भी इतनी घटिया वेबसाइट बना रखी है। इनसे एक डोमेन नेम परचेज नहीं किया जाता, इतने गरीब हैं ये, जबकि बच्चों से काउंसलिंग में इतना पैसा लूटते हैं ये, सिक्योरिटी मनी जब्त कर लेते हैं, बहुत सारी बच्चों की रिफंड नहीं करते हैं। इतनी घटिया वेबसाइट बनाने से बढ़िया है MCC की कॉपी कर सकते हो। बहुत सारे स्टेट है, जैसे छत्तीसगढ़ काउंसलिंग अथॉरिटी है, वेस्ट बंगाल वाली है, वो MCC की वेबसाइट की उन्होंने कॉपी कर रखी है। एक परमानेंट डोमेन ले सकते हो, 1000-1200 रुपये का आता है 2-3 साल के लिए। तो इतना सस्ता काम भी इनसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये कामचोर हैं, बहुत बड़े कामचोर हैं। तो सर्वर डाउन इसी वजह से आ रहा है क्योंकि इनको पड़ी नहीं है इस चीज़ की। इसलिए आपको इसका क्या इलाज है, इसका इलाज ये है कि जब सर्वर इतना बिजी ना हो तब अपन कर सकते हैं, यानी कि रात के 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे के बीच में। रात के 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे के बीच में सर्वर कम बिजी रहता है, तो उस टाइम पे आप करिएगा। उस टाइम पे थोड़ी सी स्मूथ चल जाती है इनकी वेबसाइट।
बाकी इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड तो इतना बना ही रखा है, 10-10 11-11 डॉक्यूमेंट अपलोड करवा रहे हैं। वहाँ पे वेरिफिकेशन जब होगा तो अपलोड कराने की क्या ज़रूरत है। चलो अपलोड करवा भी रहे हो ना, तो वेबसाइट तो स्मूथ रखो, कम से कम अच्छी वेबसाइट बनाओ, अच्छा डोमेन नेम लो, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अब बच्चा काउंसलिंग के लिए जा रहा है, गूगल पे टाइप कर रहा है राजस्थान नीट काउंसलिंग, उसको 50 वेबसाइट दिख रही हैं अलग अलग डोमेन की, लोग इनके डोमेन चुरा लेते हैं, कोई .org खरीद के बैठा है, कोई कुछ खरीद के बैठा है, बिल्कुल भी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो हमारे पास मैसेज करते आते हैं, सर कि रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, वेबसाइट पे आ गए, लेकिन वो बच्चे गलत वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। वेबसाइट ही अलग होती है, क्योंकि .org .in लोग खरीद के बैठे हैं, इनको परवाही नहीं है बिल्कुल। तो इसमें क्या करना है, आपको यही कर सकते हैं अपन कि 12 से 6 के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जब सर्वर स्मूथ हो, बार बार ट्राई करना है, ट्राई एंड ट्राई अगेन। अपने पास एक ही चीज़ है, क्योंकि ये सुधरने वाले तो नहीं है, कितना ट्राई कर लिया, ये कई सालों से ऐसे ही पड़े हैं, बिल्कुल सुधरने का नाम नहीं लेंगे। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन फ़ीस कट गई है लेकिन रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं मिली, तो ये भी इनकी काम चोरी का ही नतीजा है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कट गई है और रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं मिली, तो पहला स्टेप है आपको रिकवर करनी है रजिस्ट्रेशन आईडी। आपका जो rajujineet2025.com का फ्रंट पेज है, उस पर रिकवर रजिस्ट्रेशन आईडी लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है, लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आपको दिख जाएगा, वहाँ पे अपनी डिटेल वगैरह डालनी है, रोल नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह एंटर कर देना है। रजिस्ट्रेशन आईडी आपको बता देगा RM समथिंग समथिंग, 4 डिजिट की होती है, आगे RM लिखा होता है। नहीं बताता है तो आपको ऐसा बताएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, तो आपको फिर से सबमिट कर देना है। पार्ट 1 पे जाके फिर से सबमिट कर दो, पैसा आपका रिफंड आ जाएगा। और अगर आप पार्ट 1 पे भी जाते हो और आपको ऐसा दिखाता है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, लेकिन RM ID बता नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, इनको ईमेल करना है। ईमेल किस पे करना है, इनको करना है rajujineet2025sms@gmail.com, इस पे करना है rajujineet2025sms@gmail.com। किस फॉर्मेट में करना है, अपना नाम लिखना है, अपने रोल नंबर लिखने हैं नीट के, अपना जो डेट ऑफ बर्थ लिखना है, अपने नीट के मार्क्स लिखने हैं, अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, अपने मोबाइल नंबर लिखने हैं, ये सारी डिटेल आपको लिखनी है। उसके बाद में नीचे लिख देना है कि मुझे RM ID नहीं मिली है, मैंने पेमेंट कर दिया है, और ट्रांजैक्शन आईडी आपको लिख देनी है पेमेंट की ट्रांजैक्शन आईडी आपको कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी आपको ईमेल के ऊपर, जो आपने ईमेल डाली थी उस ईमेल के ऊपर आपको इन्होंने भेज दी होगी ट्रांजैक्शन आईडी, तो वो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे मेंशन कर देनी है आपको, तो फिर वो आपको RM नंबर एक्टिवेट कर देंगे। बार बार ट्राई करना, रिकवर आईडी पे जाके हो जाएगा आपका काम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। हमारे पास कोई टेक्स्ट मैसेज या ईमेल नहीं आया और न ही पार्ट 2 के बाद कोई प्रिंट मिला। ये भी इनकी काम चोरी का ही नतीजा है कि जब आपने फॉर्म सबमिट करवा लिया तो लास्ट में एक प्रिंट दे दो, पर ये प्रिंट कब देंगे, 8 तारीख को। जो फाइनल प्रिंट है वो 8 अगस्त को देंगे। क्यों भाई, इतना डिले क्यों करना, हाथों हाथ दे दो। MCC वाले जितनी भी काउंसलिंग अथॉरिटी है हाथों हाथ प्रिंट देती हैं। पार्ट 1 का जैसे तुम प्रिंट हाथों हाथ दे रहे हो, पार्ट 2 का भी हाथों हाथ दे दो, क्या इश्यू आ रहा है तुमको। तो पार्ट 2 का प्रिंट भी इनको हाथों हाथ देना चाहिए, पार्ट 1 का भी देना चाहिए, लेकिन ये देते नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा आपका सबमिट हो गया है। लास्ट में आप सबमिट करोगे तो आ जाएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, है ना, हाउ एवर यू कैन एडिट फॉर्म टिल लास्ट डेट, ऐसे लिख के आएगा एक मैसेज। आप जब लास्ट में फाइनल सबमिट कर दोगे, आप जब फुल पूरा हो जाएगा आपका, तो उसके बाद ये लिख के आएगा, इसका मतलब है आपका हो गया है। फिर भी आप कंफर्मेशन के लिए दोबारा से पार्ट 2 में लॉगिन करके देख लेना, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें शो कर रहा है, तो फाइनल सबमिट आपका हो गया है। फिर 2 लाख सिक्योरिटी मनी देने पर क्या हमें गवर्नमेंट सीट भी भर सकते हैं। हाँ बिल्कुल भर सकते हो। अगर आप 5 लाख देते हो तो आप प्राइवेट, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट तीनों भर सकते हो। आप 2 लाख देते हो तो आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट दोनों भर सकते हो। आप 50,000 देते हो तो आप गवर्नमेंट सीट भर सकते हो। आप 10,000 देते हो तो आप BDS सीट भर सकते हो, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ। तो आप हायर फीस देते हो तो लोअर फीस वाली सारी चीज़ें आप भर सकते हो। राजस्थान में चॉइस लॉक कैसे होती है, तो राजस्थान में देखो चॉइस फिलिंग 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में है। राजस्थान में चॉइस लॉक नहीं होती है। आप जब चॉइस फिलिंग पे क्लिक करोगे, वहाँ होम पेज पे लिंक आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे, आपसे पहले सिक्योरिटी मनी मांग लेंगे, फिर चॉइस फिलिंग करवा लेंगे, फिर सेव कर देना आप, बस सेव ही होता है। राजस्थान में चॉइस यहाँ पे ऑटो लॉक होती है, अपन को लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लास्ट डेट के बाद खुद ब खुद लॉक हो जाती है। सेमी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मनी कैसे भरनी है, UPI से हो जाएगा क्या। सेमी गवर्नमेंट वाले बच्चों के सबसे बड़ी हेडेक ये सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है, काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं। तो सेमी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मनी क्या है, 2 लाख रुपए है, जो कि UPI से नहीं होगी। UPI की लिमिट है ना वो 1 लाख रुपए रहती है,
तो यूपीआई से नहीं होगी, आपको यूपीआई से ट्राई नहीं करना है। आपको ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपके पास है नेफ्ट, आरटीजीएस और इंटरनेट बैंकिंग, ये 3 ऑप्शन आते हैं, नेफ्ट, आरटीजीएस और इंटरनेट बैंकिंग। ये नेफ्ट और आरटीजीएस है ना, ये आप बैंक में जाके करवा सकते हो। आपको क्या करना है, चालान डाउनलोड करना है, यानी आप सिक्योरिटी मनी पे जैसे आएगा अमाउंट 2 लाख आप सबमिट करोगे, उसके बाद में आपको एक ऑप्शन दे देगा कि नेफ्ट करोगे, आरटीजीएस करोगे, इंटरनेट बैंकिंग करोगे। आरटीजीएस पे क्लिक करोगे, नेफ्ट पे क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी चालान, जिस पे अकाउंट नंबर, उनकी आईएफएससी कोड, सारी डिटेल लिखी होती है। उसको लेके बैंक में जाना है। अब बैंक में आप 2 तरीके से जा सकते हो, या तो आप अपनी होम ब्रांच में जाओ जिसमें 2 लाख रुपये पड़े, वो डायरेक्ट उस पन्ने को लेंगे और आपके अकाउंट से 2 लाख रुपये काट के उनके अकाउंट में भेज देंगे और आपको एक रसीद दे देंगे। या फिर आप अपनी होम ब्रांच में ना जाओ, दूसरे ब्रांच में जाओ या दूसरे किसी बैंक में जाओ, तो आपको क्या है, चेक बुक लेके जानी है अपनी, और चेक काटने हैं आपको 2, एक तो 2 लाख का काटना है और एक उनकी जो कमीशन होता है बैंक का, उसका चेक काटना है। वो जो भी अपनी फीस लेंगे बैंक वाले, कुछ नॉमिनल चार्जेस लेते हैं ट्रांजैक्शन वाले, वो ये दोनों चेक अपने को अटैच कर देने हैं उस आरटीजीएस वाले चालान के साथ। फिर बैंक वो आपके चेक से पैसे काट के आपको रसीद दे देगा लास्ट में, तो आपका काम हो जाएगा। ये तो बैंक का काम हो गया। इंटरनेट बैंकिंग क्या है, किसी बच्चे ने अगर इंटरनेट बैंकिंग अपनी एक्टिवेट करा रखी है, आईडी पासवर्ड है, तो वो डायरेक्ट आईडी पासवर्ड लगा के इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांजैक्शन कर सकता है। सबसे स्मूथ यही होता है। तो आपने नहीं बना रखी है तो भी काफ़ी टाइम है, अपने होम ब्रांच में जाके इंटरनेट बैंकिंग बनवा के आ जाइए, बिल्कुल ये ईजी मेथड है। फिर जो नेक्स्ट अपनी फ़ीस होगी ना, वो भी इंटरनेट बैंकिंग से, आरटीजीएस, नेफ्ट से वो दे सकते हो आप, 8 लाख जो बचेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सिक्योरिटी मनी कॉलेज फीस में एडजस्ट होगी? बिल्कुल होगी, सिक्योरिटी मनी कॉलेज फीस में एडजस्ट होगी। 2 लाख रुपये आपने दे दिए तो आपको 8,12,000 ही देने, 10,12,000 फीस है तो 8,12,000 ही देने। वो कब देने? रिपोर्टिंग के टाइम पे। आप कॉलेज में ज्वाइनिंग करने जाओगे, रिपोर्टिंग कहाँ होगी? एसएमएस में होगी, कॉलेज में नहीं जाना आपको। एसएमएस में आप राउंड 1 की ज्वाइनिंग देने जाते हो तो आपको ये करना है, 8,12,000 देना है, कॉलेज अलॉटेड होता है उसके बाद। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 11th का प्रमोट सर्टिफिकेट चल जाएगा क्या? तो देखो इसका क्या जवाब है, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि प्रमोट सर्टिफिकेट पे मोस्टली पीसीबी मेंशन नहीं होती है ज़्यादातर, और इनको चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए आपकी। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको अपनी 11th वाली स्कूल में जाना है और वहाँ से एक लेटर पैड, उन स्कूल का लेटर पैड होता है जिसमें प्रिंसिपल की सील और साइन करवाने हैं, यहाँ स्कूल का नाम होता है। यह है कि प्रमाणित किया जाता है कि इस बच्चे ने यहाँ से 11th करी है हमारे इस ईयर में, और इस बच्चे के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थी और इसमें ये उत्तीर्ण हुआ था। ऐसे करके कुछ लिखवा के लाना है उनसे और प्रमोट सर्टिफिकेट के साथ अटैच कर देना है। ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है कोविड में पास आउट बच्चों के लिए, जो 2020-21 में जिन्होंने 11th करी थी ना, उन बच्चों को क्या प्रमोट कर दिया गया था, तो डायरेक्ट उनके पास प्रमोट सर्टिफिकेट ही आया है, उनके पास ये पीसीबी वाला सिस्टम नहीं है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ज़रूरी है, इसको आप इग्नोर मत करिएगा। पिछली बार बहुत सारे बच्चे पछताए थे इसकी वजह से, उनका एडमिशन कैंसिल हो गया था लास्ट राउंड में। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है। तो ये कॉमन डाउट मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई कॉमन डाउट रह गया है तो आप एक काम करो, 6377385974 इस नंबर पे मैसेज कर दो आपका जो कॉमन डाउट है, हम रिप्लाई भी कर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो बढ़िया बढ़िया कॉमन डाउट 15-16 और छाँटेंगे अपन राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग में आने वाले, उनका भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। आपको हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। और सबसे मेन चीज़, हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहते हैं, प्रोसेस से रिलेटेड हम वीडियोस बताते रहते हैं ताकि आपकी काउंसलिंग की जर्नी आसान हो। तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। और अगर आपको हमारी टीम से पेड काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी 10% का ऑफर चल रहा है बेसिक एंड प्रीमियम दोनों प्लान पर, स्क्रीन पर आप प्राइस देख सकते हो। तो ये था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।